नमस्कार। आज हम एक तो एम्प्लॉई एचआर की पॉलिसीज़ है ना, जो एम्प्लॉय ग्रीवेंस डिसिप्लिनरी एक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में ही हम जो है आपके हॉस्पिटल के जो पॉलिसी से रिलेटेड है, वो एसओपीज़ जो आपको प्रिंट करने के लिए दी गई है ना, वही डिस्कस करेंगे हम। वही ठीक रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले ग्रीवेंस हैंडलिंग पॉलिसी। So, what should be the grievance handling policy? सबसे पहले कि ये जो पॉलिसी होती है वो एकदम फेयर होनी चाहिए। फेयर का मतलब है कि ग्रीवेंस हैंडलिंग पॉलिसी फेयर होनी चाहिए। फेयर का मतलब है कि अगर कोई शिकायत किसी भी स्टाफ की तरफ से आए जिसको कि यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करते वक्त कोई इश्यूज है, तो उन इश्यूज को सेटल करना जरूरी होता है। ठीक है। एंड fair and effective disciplinary policy. Good employee relationship encourage staff achieve and maintain appropriate conduct and apply for the all of the employee and not just for selected group of the employees. So that employees are not dissatisfied with the management. अब जो एम्प्लॉई की जो पॉलिसी है डिसिप्लिनरी, उसके अंदर अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए बिहेवियर में, तो माइनर लैप्सेस उसको एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर में कंसिडर होने चाहिए। नॉर्मल डिसिप्लिनरी proceedings will not be started without going into the details of the alleged offense. जब भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो तो एम्प्लॉय को रिटर्न इन कंफर्मेशन और पेनल्टी जो भी हो वो इम्पोज उसको आपको रिटर्न में देना ठीक रहता है। एम्प्लॉयज हैव राइट टू अपील टू द appellate authority against any disciplinary penalty imposed। हम जो डिस्कस कर रहे हैं मैडम, अभी आप आए हो, आज की कुछ चीज़ें हैं जो है ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि एचआर से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से हमने इम्पोर्टेंट पॉलिसी, क्योंकि स्टाफ के ऊपर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ हम उनसे बिहेवियर एक अप्रोप्रिएट एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो बिहेवियर अगर स्टाफ की तरफ से नहीं मिलता है तो हम उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ नोटिस जारी करते हैं, कुछ वार्निंग्स जारी करते हैं, और उन सब को हम एक कैटेगरी में निर्धारित करते हैं। उस कैटेगरी का नाम है डिसिप्लिनरी एक्शन। कोई भी एम्प्लॉई को मिसकंडक्ट कैटेगरी में कोई पनिशमेंट देते हैं, तब ऐसा होना चाहिए कि जो मिसकंडक्ट है वो सीरियस होना चाहिए, तभी मिसकंडक्ट कैटेगरी में उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। It effectively breaches the contract of employment and so justifies the employer in effecting a summary dismissal, and while such actions may constitute gross misconduct, each case must be considered in the light of its particular circumstances. These may include the nature of the job as well as the details of the offense
and the following list of the examples of the offense is normally regarded as gross misconduct is therefore illustrative and not exhaustive. मतलब कि इसमें जब हम मिसकंडक्ट किसी एम्प्लॉइज का ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वास्तव में ये बड़ा ऐसा कोई गलती होना चाहिए एम्प्लॉय का जिसको हम मिसकंडक्ट के अंदर कंसीडर करें। जैसे कि हॉस्पिटल की कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन किसी को बाहर के पर्सन को दे दिया, या बाहर के पर्सन के साथ में कोलैबोरेट करके और कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचे, या फिर ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से हॉस्पिटल की रेपुटेशन को कोई डैमेज पहुंचे। सो व्हाट आर द मिसकंडक्ट्स? डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का अगर जेंडर ओरिएंटेशन, बिलीव या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्टाफ ने किसी दूसरे स्टाफ के अगेंस्ट अगर किया है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कैटेगरी का मिसकंडक्ट कहते हैं। थेफ्ट, चाहे वो मनी हो, इंफॉर्मेशन हो, वर्किंग टाइम हो, बिजनेस साइट यूजिंग कंपनी प्रॉपर्टी और साइड बिजनेस, इस तरह के जो चीज़ है वो थेफ्ट के अंदर आती है। इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप, मतलब कि रोमांस, फ्रेंडशिप, एनिमोसिटी अगर किसी दूसरे स्टाफ के साथ में मिल करके करता है तो। इनसबऑर्डिनेशन, मतलब कि जो काम को रोकना, ब्रेक्स ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, हॉस्पिटल के काम को आगे नहीं बढ़ने देना, वो इनसबऑर्डिनेशन। एंड देन ब्रेकिंग सब कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बहुत ही गोपनीय चीज़ें हैं उनको किसी दूसरे पर्सन के साथ डिस्कस करना, या दूसरे पर्सन के साथ में प्रोसेस वगैरह, फाइनेंसेस, पेशेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो ऐसी सिचुएशन में इस कैटेगरी को मिसकंडक्ट कहा जाता है। इसके अंदर पेनल्टीज है वो मेजर एंड माइनर पेनल्टीज हम लगा सकते हैं एम्प्लॉइज के ऊपर। The following penalties may be imposed to an employee as herein provided for the misconduct committed by the him or her for any other goods or sufficient reasons. माइनर पेनल्टीज के अंदर वार्निंग लेटर्स इशू कर सकते हैं, किसी एरिया में या किसी जगह पे जाने का रोक लगा सकते हैं, उसके इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी या प्रमोशन को रोक सकते हैं, या फिर जितना अमाउंट का लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं पेमेंट से, या फिर सस्पेंशन विदाउट पे एंड अलाउंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। मेजर पेनल्टीज में रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट और लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल, removal from the services which shall not be disqualification, and for future employment and dismissal। मतलब कि छोटे छोटे जो पेनल्टी है उनमें से आता है आपका वार्निंग लेटर इशू करना, किसी जगह पे रोकना, प्रमोशन को रोकना, सैलरी में बढ़ोतरी को रोकना, या फिर पेमेंट है वो रिसीव करना, या पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी लगाना, सस्पेंड करना, अलाउंस को सस्पेंड करना, एक्सेट्रा। और मेजर पेनल्टी के अंदर आप उसको डिमोट कर दो, या सर्विस से हटा दो, या फिर फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है प्रतिबंध लगा दो, या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट से हटा दो। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। All incidents that involve potential disciplinary actions shall be investigated by the concerned HOD or any designated administrative official who is taking care of the hospital. If the investigation result in evidence that establish certain that the employees engaged in the conduct which warrant disciplinary actions, the employees concerned shall be informed in writing of the imputations of the misconducts misbehavior against him and given an opportunity to submit his written statement of defense within a specified period not exceeding 7 days. The defense statement, if any, submitted by the employee shall be taken into consideration by the disciplinary authority before the passing order.
जयपाल जी आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए मेरे को। तो प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले तो रिटर्न इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म होना चाहिए कोई भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है, उनको उसका डिफेंस स्टेटमेंट या जो क्लैरिफिकेशन का टाइम देना चाहिए। और टाइम देने के बाद में जब आपका पास में टाइम जो डिफेंस स्टेटमेंट 7 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, तो उसके बाद में आप दोनों पहलुओं को देखते हुए आप फाइनल डिसीजन देते हैं मिसकंडक्ट का, और उसके साथ में देते हैं डिसीजन पेनल्टी का, माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी। इसके अंदर जो भी आपका मिसकंडक्ट का रिकॉर्ड है, उसके अंदर आपको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, वो ठीक रहेगा, ताकि दोनों ही पार्टी मतलब कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक सिस्टम बना रहे, और कोई भी ये नहीं हो बाद में कि हमने ये चीज़ बोली थी, कहा था, सुनाया था, लेकिन वो लिखा हुआ ना हो तो ठीक नहीं है। A copy of the statement of the imputations, misconduct or misbehavior delivered to the employee, his or her defense statement, if any, and order of the disciplinary authority together with the reasons therefore. ये तीन सेट जो है, तीन तरह के डॉक्यूमेंट है जो कि उस एम्प्लॉइज की फाइल में स्टोर करके रखना है। लो, ठीक है। जब मेजर पेनल्टीज हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, तो हमें ये जरूरी जांच लेना है कि बहुत ही स्ट्रोंग सबूत है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिसके बेसिस पे हम मेजर पेनल्टीज उसके ऊपर लगा रहे हैं। जब भी आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मतलब कि जिसने एक्शन लिया है, definite charges with the allegations against the employees, the charges together with a statement of allegations on which they are based, a list of the documents by which a list of the witnesses by whom articles charges are imposed are sustained shall be communicated in writing to the employee, who shall be required to submit a reply within the time frame of the not exceeding 7 days, a written statement whether he admit or deny any or all of the charges. Now receipt of the written statement, जब एम्प्लॉई लिखित में उसका जवाब दे देता है, तो उस जवाब को ढंग से एग्जामिन करना है, उसके अंदर दिए गए एविडेंस या आर्ग्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ना है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ the respect of the charges admitted by the employees in written statement, the disciplinary authority shall record its findings on each such charges, and then disciplinary authority inquires or appoint an mediator or any other sources, and then charges to be verified, and after that employee may be take assistant any other co-employees who is not suspended but shall not engage in the legal practitioner for the purposes. सो दूसरे एम्प्लॉय जिनके ऊपर अगेंस्ट चार्जेस लिए हैं, वो दूसरा एम्प्लॉय के साथ में डिस्कस कर सकता है और उसकी हेल्प भी ले सकता है। इन सारी कंडीशंस में जब आप जो मेजर और माइनर किसी भी तरह के जो डिसिप्लिनरी एक्शन आप लेते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के साथ में उस एम्प्लॉय की फाइल में डॉक्यूमेंट लगा करके, और वो फाइनल वर्डिक्ट वाला डॉक्यूमेंट, चार्ज वाला डॉक्यूमेंट और एम्प्लॉय की रिप्लाई वाला डॉक्यूमेंट, ये तीन तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो स्टोर करके और रखना है। ये लिस्ट पड़ी है यहाँ पे। सो किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो भी डिसीजन लेना है वो लिखित में करना चाहिए, और लिखित में करने के बाद में उसकी फाइल में रिकॉर्ड करके और रखना चाहिए। मैडम आप सुन रहे हैं शायद, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट हम कोई अगर एक्शन लेते हैं तो उसके बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है मैडम। अच्छा, नेक्स्ट सेट जो हम हेलो, हाँ,
इको आ रहा है हमारा वॉइस का। थैंक यू मैडम अपने आप को म्यूट करने के लिए। तो ये तो थी डिसिप्लिनरी पॉलिसी। उसके अलावा एचआर के अंदर जो दूसरी पॉलिसीज होती है, जो इतनी जो है आप खुद अपने लेवल पे भी मैडम देख लेगी, ये स्टाफ को बताना जरूरी था कि डिसिप्लिनरी पॉलिसी कौन कौन सी के अंदर क्या प्रोसीडिंग होती है। ठीक है। और उसके अलावा एम्प्लॉइज को ये ध्यान देना है कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो आपको उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर है उसको भी आपको फॉलो करना होता है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल के अंदर जब कोई एम्प्लॉय को किसी इशू पे अगर मैनेजमेंट तक रीच करना है तो वो क्या करे, तो उस सिचुएशन में आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है। और वो ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर भी एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल में सबसे बड़ी बात ये है कि एक अलग से एक सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट का नाम है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट जो ग्रीवेंसेस और जो है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी। तो इसके अंदर आपको एम्प्लॉइज के अगेंस्ट कोई दूसरा एम्प्लॉय या सीनियर जो भी एम्प्लॉय के सीनियर्स कोई भी अगर हैरेसमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको कंसीडर करनी है। और इसकी कमिटी का जो कंस्टिट्यूएंट्स कमिटी है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट वाली, उसका ये कंपोजिशन आपको तैयार करना है जिसमें मोर देन 50% है वो फीमेल होनी चाहिए या इक्वल टू 50% मेल और 50% फीमेल होना जरूरी है, जो कि आपके उसमें मेंबर्स होते हैं। इस जो कमिटी होती है उसको बोलते हैं एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी। और उसके जो मेंबर्स है उनमें मेल और फीमेल मेंबर्स जो होंगे वो आज हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि चेयरमैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड एचआर, एचओडी, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको मेल और फीमेल का कंपोजिशन रखना होगा। जो ग्रीवेंस रिट्रीवल एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी, इसको हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस भी कहते हैं। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी एंड उसके अंदर अगर 3 मेंबर की कमिटी है तो 2 फीमेल और 1 मेल होना चाहिए। और अगर 4 मेंबर की कमिटी है तो उसके अंदर 2 फीमेल और 2 मेल होना जरूरी है। इस कमिटी के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कमिटी की ये रहेगी कि ये है जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक प्रोसीजर जो है वो सेट करेगी। mechanism for handling employee grievances, handle all employee grievances, develop mechanism for patient grievances, handle all patient grievances, handle any sexual harassment or assault cases or complaints। फ्रीक्वेंसी इस मीटिंग की हम सेट कर सकते हैं 3 मंथ में एक बार या फिर मंथली, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। और इमरजेंसी बेसिस पे भी हमें वो कर सकते हैं, इसकी मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। इस पॉलिसी को आप डिटेल में जो मैंने एसओपीज दिया है एचआरएम वाला, उसका पेज नंबर 14 से लगा करके और पेज नंबर लास्ट जो 26 है वहाँ तक इसका पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स है। जब हम एंटी सेक्सुअल हरासमेंट की
कोई भी केस आता है तो उसको केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चेयर उसकी कमेटी के अंदर जब शिकायत आती है तो इमीडिएटली उसकी कमेटी की मीटिंग बुलानी होती है, और मीटिंग बुलाने के बाद में आपको उसका वेरिफिकेशन करना होता है, और वेरिफिकेशन करने के बाद में आगे की डिसीजन और एक्शंस लेना होता है। अगर वो केस सच्चा पाया जाता है तो जो कल्प्रिट है या जो कल्प्रिट है उसके अगेंस्ट जो है पुलिस केस भी करना चाहिए, और पुलिस केस के अंदर मैनेजमेंट है वो कोऑपरेट करेगा और खुद उसके अंदर गवाही देगा। दूसरा छोटा मोटा जो मिस ग्रीवेंसेस होते हैं, जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय द्वारा, तो वो जो ग्रीवेंसेस है वो अलग तरीके से वो हैंडल किए जा सकते हैं, और उन ग्रीवेंसेस को अपने लेवल पे अलग तरीके से हैंडल करने के साथ में आपको ये भी देखना है कि कोई भी मेल हो फीमेल हो किसी की भी एम्प्लॉय के साथ में दूसरा एम्प्लॉय कोई भी जो है ना इंसाफी ना करे, और आपको बैलेंस बना करके रखना है एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के रिलेटेड कोई भी इश्यू होते हैं तो। अब इसके अलावा पेशेंट ग्रीवेंसेस होती है, उसके अंदर आपको एक तो रिसेप्शन पे कंप्लेंट रजिस्टर रखना है, कंप्लेंट बॉक्स रखना है, फीडबैक फॉर्म रखना है, एक फ़ोन नंबर डिस्प्ले करना है। मैं सुन रहे हो पेशेंट ग्रीवेंसेस के बारे में? कंप्लेंट रजिस्टर, कंप्लेंट बॉक्स, फीडबैक फॉर्म और एक फ़ोन नंबर डिस्प्ले कि अगर कोई कंप्लेंट हो तो। फ़ोन नंबर तो डिस्प्लेड है हमारे हॉस्पिटल में, कंप्लेंट बॉक्स है कि नहीं है वो आपको चेक करना है, कंप्लेंट रजिस्टर है कि नहीं है वो भी आप देखना है। आप रिसेप्शन पे वो कंप्लेंट रजिस्टर या फीडबैक रजिस्टर रख सकते हो, बड़ा सा डिज़ाइन करके और रख सकते हो। विकास अपना वीडियो ऑफ कर दो। तो ये था, पहला हमने डिस्कस किया था डिसिप्लिनरी पॉलिसी, उसके बाद में हमने डिस्कस किया ग्रीवेंसेस, और ग्रीवेंसेस के अंदर स्पेशली एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी और एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मीटिंग्स और उसके मेंबर्स जो हमें फाइनल करने हैं, मीटिंग कोई ना कोई करके। और फिर मैडम खुद जो फीमेल एम्प्लॉइज़ है उनके साथ में अलग से मीटिंग करके और इस जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की डिटेल फीमेल एम्प्लॉइज़ को देंगे, ताकि किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ में कोई भी जो है ज़्यादती नहीं हो, हरासमेंट नहीं हो, उसका जो है अनड्यू फ़ायदा नहीं उठाए मेल एम्प्लॉइज़। ठीक है मैम, आप इस चीज़ को जो है अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश कीजिएगा अपने एम्प्लॉइज़ के सामने। और नेक्स्ट पार्ट इस का है कि हमने दो और टॉपिक लेने थे, लेकिन आज अभी हम खाली ग्रीवेंसेस एंड डिसिप्लिनरी एक्शन का ऊपर ही फोकस करें, या और टॉपिक ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को कवर करना है फायर इमरजेंसी और सेफ्टी एजुकेशन, जो कि अलग से ही टॉपिक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे लैब और इमेजिंग वाले हैं तो ये छोटा टॉपिक है और ये आज कवर किया जा सकता है, लैब एंड इमेजिंग वाला ले लो हैं। लैब वाले मौजूद है ना ऑनलाइन, और दूसरे लोगों के लिए। हाँ ठीक है, तो लैब और इमेजिंग के लिए हमें आप जो है ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लेते हैं। इसके लिए आज जो लैब एंड इमेजिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लैब सेफ्टी के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है और इमेजिंग सेफ्टी के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। लैब सेफ्टी में सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, transportation of the specimen, then we will discuss about the infection control, we will discuss about the needle-stick injuries, we will discuss about the exposure to the body fluid, exposure to the chemical, and then we will discuss about the other part of the safety like electric safety and other part of the safety. So in lab and imaging, and in imaging we will discuss the radiation safety aspect.
लैब के अंदर क्या क्या हजार्ड है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। तो लैब के अंदर हमें जो दिखता है बायो मेडिकल जो वेस्ट है वो एक हजार्ड के रूप में है, और उससे भी पहले जो सैंपल आती है पेशेंट की वो एक हजार्ड के रूप में है। सैंपल जो पेशेंट की होती है वो इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड कंसीडर की जाती है जब तक कि हमें टेस्ट रिजल्ट्स पता नहीं हो। तो उस इन्फेक्टेड सैंपल को कैसे हैंडल करना है, कौन से पीपी किट पहनने हैं, क्या करना है, कैसे डिस्पोज करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है, वो सारी चीज़ें। और फिर हमारे सामने जो आते हैं केमिकल्स लैब के अंदर, जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं हमारी सैंपल्स को प्रोसेस करने के लिए। तो पहला सैंपल पार्ट, दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट और तीसरा केमिकल्स। सैंपल जो आती है उसमें बॉडी फ्लूइड की जो सैंपल्स आती है वो सैंपल्स हमें यही मान करके हैंडल करनी चाहिए जैसे कि वो इन्फेक्टेड है। और वैसे हैंडल करने के साथ के लिए हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। हमें पीपीज पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं और कैप मास्क पहननी है जब उन सैंपल्स को हैंडल कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जब हम उन सैंपल्स के साथ में काम कर रहे हैं तो कहीं पे भी कंटामिनेशन नहीं हो तो नो टच टेक्निक्स जितनी पॉसिबल हो वो यूज़ करना है। सैंपल्स को प्रोसेस करने के बाद में जब बची हुई सैंपल है तो उसको डिस्कार्ड करना है, तो सेफली करना है। सेफली डिस्कार्ड का मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली उस सैंपल को आप डिस्कार्ड करने से पहले डीएक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में डिस्कार्ड करेंगे। डीएक्टिवेट कैसे करेंगे कि उस सैंपल को स्पेसिफिकली जो ब्लड की सैंपल है उसको आप सोडियम हाइपो के अंदर एक्सपोज करेंगे। मतलब कि एक टब लेंगे, उसमें सोडियम हाइपो डालेंगे, उसके अंदर सैंपल ऐड करते जाएंगे, टक 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 टक। जो बचा हुआ ब्लड है ना वो उस टब के अंदर सोडियम हाइपो जिसमें डाला हुआ है उसके अंदर ब्लड डाल देंगे, और वो 10 मिनट्स मिनिमम, 30 मिनट्स मैक्सिमम, ऑप्टिमम 20 मिनट्स के लिए उसको एक्सपोजर दे दे हैं, और उसके बाद में उसको चाहे ड्रेन में डाल दो। फिर सांप्स को हैंडल करने के लिए आपको नीडल स्टिक इंजरीज को बचाना है। जब भी नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो आपको नो स्क्वीज, नो टच एंड लेट इट ब्लीड पॉलिसी फॉलो करते हुए ओपन रनिंग वाटर के अंदर सोप के साथ में हाथ को धोना है, दबाना नहीं है, और उसके बाद में उसको रिपोर्ट करना है, आईसीएम को इन्फॉर्म करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स उसके ऊपर जो है अगला स्टेप लेंगे, जो कि ट्रीटमेंट सब जो है फॉर्म है जो शेयर किया हुआ है मैंने मरीज के साथ में। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्लड को कैसे हैंडल, ब्लड से बचा हुआ ब्लड सैंपल है उसको कैसे हैंडल करना है वो मैंने बता दिया। सांप्स के अंदर नीडल स्टिक इंजरीज के अंदर फर्स्ट एड क्या है कि हम उसको स्क्वीज नहीं करेंगे और उसको सक नहीं करेंगे और स्क्वीज नहीं करेंगे, और रनिंग वाटर के अंदर उसको धो लेंगे साबुन के साथ में। फिर हम आईसीएन को रिपोर्ट करेंगे। आईसीएन को रिपोर्ट करने के साथ में ही हमें एक और स्टेप करना है कि हमारे टेस्ट करवाने हैं जो कि आईसीएन बोलेंगे, और जो ब्लड जिस पेशेंट का है उसके टेस्ट भी वायरल मार्कर्स करवाएंगे, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। और जब वो दोनों के टेस्ट हो जाएंगे, अगर हम प्रोटेक्टेड है, मतलब कि हमें हेपेटाइटिस बी का टीका लग चुका है, तो हमें अपना सीरोलॉजी करवानी है, और सीरोलॉजी में हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन अगर 10 से ज़्यादा आता है हमारा आईजीजी आईजीएम, तो वो हमें प्रोटेक्शन इंश्योर करता है, और 10 से कम है तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो थेरेपी लेनी है, और उस थेरेपी के साथ में आपका बूस्टर डोज हेपेटाइटिस बी का लेना है। अगर पेशेंट का ब्लड, जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है एचआईवी के थ्रू, तो वो जो रिट्रोवायरल थेरेपी है वो शुरू करेंगे फिजिशियन, और फिजिशियन की देख में रिट्रोवायरल थेरेपी लेनी है। और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर फिजिशियन इंटरफेरॉन थेरेपी देते हैं, ताकि उस स्टाफ जो एक्सपोज्ड स्टाफ है, रिसीवर जो कि सोर्स होता है पेशेंट और स्टाफ होता है रिसीवर, तो रिसीवर को इंटरफेरॉन की थेरेपी दी जाती है। तो ये ट्रीटमेंट वाला पार्ट है। अगर
आपका ट्रांसमिशन की गुंजाइश है तो ही ट्रीटमेंट होता है। तो वो ट्रीटमेंट का डिसीजन मेनली डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जितना मैंने बोला वो नॉलेज के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन जो ट्रीटमेंट शुरू करना है 24 घंटे के अंदर अंदर शुरू करना है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये कहलाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो जरूरी है स्टाफ को बचाने के लिए। जब जो बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो जाए तो निडलिस्टिक इंजरी के थ्रू या किसी और तरीके से बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हुआ है, चाहे एक छींटा एक कतरा आंख में चला जाए ब्लड का या किसी भी स्पेसिमन का, तो भी वो बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर माना जाता है। और उसका वो जो मैंने बोला वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो निडलिस्टिक इंजरी का है। आईसीएन को इन्फॉर्म करना है, आईसीएन फर्स्ट एड दिलवाएगा, फर्स्ट एड के बाद में सोर्स को टेस्ट किया जाएगा और विक्टिम को टेस्ट किया जाएगा। दोनों के टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से इलाज शुरू होगा। सुन लिया महेश? हाँ, पहले भी हाँ डिस्कस कर चुके हैं, स्टाफ को भी बताना जरूरी था। अब जो रेडिएशन सेफ्टी की बात आती है तो रेडिएशन के अंदर हमें एक पॉलिसी फॉलो करनी है, अलारा एज लो एज रीजनेबली अटेनेबल। अलारा का फुल फॉर्म होता है एज लो एज रीजनेबली अटेनेबल। मतलब कि जब हम एक्सपोजर देते हैं पेशेंट को तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसका डोज वो कम से कम होना चाहिए जिससे कि आपको रिक्वायर्ड इमेज क्वालिटी मिल जाए। दूसरा, अगर कोई भी रेडिएशन एंगल पे पड़ती है या डायरेक्ट पड़ती है या जो एक तो डायरेक्ट जो है रेडिएशन आपके बॉडी में पड़ रहा है, दूसरा कि जो एनवायरमेंटल रेडिएशन है वो पड़ती है जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के या दूसरे एनवायरमेंट जो अपने इमीडिएट एनवायरमेंट में एंगल से पड़ती है। तो जो डायरेक्ट होती है सबसे खतरनाक होती है, जो एंगल से पड़ती है जितना एंगल लंबा बड़ा होगा उतना ही कम उसका असर होगा। और मेन बात है रेडिएशन एक्सपोजर में ये ध्यान रखना है कि जब आप एक्सपोजर दे रहे हो उस जगह पे पेशेंट के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जहाँ पे पेशेंट को होल्ड करने के लिए या पोजीशन में रखने के लिए कोई असिस्टेंट या सपोर्ट चाहिए, तो जो पर्सन सपोर्ट दे रहा है वो मेनली स्टाफ नहीं होना चाहिए, पेशेंट का अटेंडेंट ही होना चाहिए। उसका कारण है कि जो एक स्टाफ आपने सेपरेटली पेशेंट को होल्ड करने या एक्सपोजर में अप्रोप्रिएट पोजीशन में होल्ड करने के लिए स्टाफ को लगा दिया, वो हर पेशेंट में वही होल्ड कर रहा है, तो उसको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जब भी होल्ड करने की बात आए तो उसके अटेंडेंट को समझाओ कि कैसे होल्ड करना है, और कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ उसको होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अटेंडेंट तो साल में 2 साल में या उसकी लाइफ टाइम में एक बार वो होल्ड करेगा। लेकिन अगर स्टाफ को बोला और आप आसपास काम करने वाले ही स्टाफ को बोल रहे हो तो बार बार हर रोज हर दिन जरूरत पड़ेगी और उसमें फिर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये पॉलिसी फॉलो करनी है। सारे के सारे रेडिएशन वर्कर्स का टीएलडी बैज होना चाहिए। महेश चेक कर लेना, कोई भी वर्कर बिना टीएलडी बैज के नहीं रहना चाहिए। सुन रहे हो आप? कोई भी वर्कर जो रेडिएशन एरिया में वर्क कर रहा है, चाहे वो सीआर्म पे कर रहा है या एक्सरे पे कर रहा है, कोई भी वर्कर रेडिएशन जो एक्सपोजर है उसका मॉनिटर करने वाला बैज होता है, उसको हम टीएलजी बैज बोलते हैं, उसके बगैर हॉस्पिटल में नहीं होगा, है ना। और रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सफिशिएंट क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी के आपके पास में होने चाहिए। ये रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स क्या है? एप्रन है, नेक कॉलर है, गोनेडल शील्ड है। ठीक है, एप्रन, नेक कॉलर, गोनेडल शील्ड। जनरली एप्रन होते हैं लेकिन नेक कॉलर और गोनेडल शील्ड मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके पास में है या नहीं है।
जब सियाम पे स्टाफ काम करता है तो वो अगर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है तो उनको लाइफ टाइम जो रेडिएशन मिलती है वो उन इन चीज़ों से बच सकते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जो ऑर्थोपेडिशियन और यूरोलॉजिस्ट वगैरह जो सियाम पे काम करते हैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और स्पेसिफिकली डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने की गुंजाइश होती है तो डॉक्टर्स के नेक कॉलर, गोनेडल शील्ड, एप्रन तीनों चीज़ें पहनी हुई होनी चाहिए। नर्सिंग स्टाफ जो असिस्ट कर रहा है ओटी के अंदर सियाम पे उसको भी ये सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। हेल्पिंग स्टाफ जो कि ओटी एरिया में काम कर रहा है उसको भी ये चीज़ें चाहिए और उसको भी टीएलडी बैज चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रेडिएशन में काम कर रहा है लेकिन वो नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो आप उसको टीएलडी बैज नहीं दोगे, उसको भी टीएलडी बैज देना जो साफ सफाई करता है और उस प्रोसेस में जो ओटी चल रहा है तब उस एरिया में रहता है तो उसको भी टीएलडी बैज देना। मतलब हाउसकीपिंग या असिस्टेंट जो होता है जो कि साफ सफाई का ध्यान रखता है या बाहर अंदर बाहर पेशेंट को लाने ले जाने या साफ सफाई करने के लिए या किसी भी पर्पज से ओटी एरिया में जब चल रही है ओटी, जब सियाम चल रही है उस वक्त ओटी एरिया में वो मौजूद रहता है तो उस स्टाफ का भी टीएलडी बैज होना चाहिए और उसके भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एप्रन, गोनेडल शील्ड एंड नेक कॉलर्स होनी चाहिए। सुन लिया ना इस? तो हमने आज डिस्कस किया डिसिप्लिनरी पॉलिसी, पॉलिसी, ग्रीवेंस रिट्रेसल, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एंड माइनर एंड मेजर पेनल्टीज इन डिसिप्लिनरी और एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का कंपोजिशन और हमने लैब सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इसीलिए आज रिपीट नहीं किया। उसके अलावा हम रेडिएशन सेफ्टी डिस्कस किए और रेडिएशन सेफ्टी इक्विपमेंट डिस्कस किए, टीएलडी बैच डिस्कस किए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अप्रोप्रिएटली हॉस्पिटल के अंदर। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस के ऊपर 10 से ज़्यादा स्टाफ होता है तो उसको प्रिवेंशन के लिए जो कमेटी है वो कंपलसरी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन और जो वर्किंग है वो भी आपको पेपर वर्क करके रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी इसमें कुछ जो और एनएबीएच के अलावा दूसरी जो सरकारी एजेंसीज है ना वो भी इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे ना वो बचा है हमारा फायर एंड सेफ्टी साइनेजेस एंड फायर, ये दो टॉपिक बचे हैं हमारे। उसके बाद में हमारा जो मैंडेटरी ट्रेनिंग शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन। आज का समय देने के लिए धन्यवाद सभी को। थैंक यू मैडम। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो फायर इमरजेंसी। वैसे तो हमने उस दिन कवर किया था एज ए कोड लेकिन हम डिटेल में इसको कवर करेंगे और सेफ्टी साइनेजेस हम जो है ना ये दो टॉपिक बचे हैं इनको डिस्कस करेंगे। और मैडम से कुछ और डिस्कस करना था मेरे को, मैं कॉल पे डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू, यू कैन डिस्कनेक्ट और लीव द ऑनलाइन मीटिंग। थैंक्स अ लॉट।